सुरक्षा के इस विशेष अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल। मजबूत सरकारों के इस दौर में लोकतंत्र कितना दिखता है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे गंभीर संगीन मुद्दों पर भी विपक्ष द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आहट मात्र पर ही देश प्रदेश की राजधानियां बैरिकेड्स की गिरफ्त में आ जाती हैं और मुख्य विपक्षी दलों के केंद्रीय कार्यालय छावनी में तब्दील कर दिए जाते हैं। ये 2 हादसे पहले कांग्रेस के साथ दिल्ली में हुआ, अब कल यही चीज़ समाजवादी पार्टी के साथ लखनऊ में घटित हो गई। बकौल द नेशन के खबर के अनुसार यहाँ का भी सत्तासीन दल वहीं दूसरी ओर बंगाल में प्रदर्शन की इतनी आज़ादी महसूस कर रहा है कि उसने पुलिस को भी नहीं बख्शा। इस दोहरे मापदंड में और जब अधिकतर मेन स्ट्रीम मीडिया विपक्ष के साथ न होकर सत्ता से प्रश्न पूछकर उनको जवाब दे ठहराने के बजाय सत्ता के एडवर्टीजमेंट पाकर ही अपने को सम्मानित महसूस करता है, इस दौर में आखिर विपक्ष के पास रास्ता क्या बचता है। संसद भी लिमिटेड हो गई है और जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि और दूसरी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अंडर प्रेशर है, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं, तो अब रास्ता बचता क्या है। जाहिर सी बात है, द वायर को दिए गए अपने इंटरव्यू में आरपा जी को योगेंद्र यादव जी ने बताया कि अब एकमात्र रास्ता है मुंह और कान के जरिए जनता से डायरेक्ट संवाद का। नेताओं को स्वयं को जनता के मध्य झोंक देना होगा और एक लंबा रास्ता सड़क जरिए तय करना होगा। पर यह सड़क अवेलेबल कहाँ है इस दौर में, जब इस तरह की परिस्थितियां हैं, इतना दोहरा मापदंड है, टकराव की राजनीति है, तो ये सड़क कहाँ है जिस पे राहुल गांधी या दूसरे विपक्ष के नेता चल पाएंगे। इस प्रश्न को तो सबसे पहले केरला में सीपीआई-एम की इकाई को स्वयं से पूछना चाहिए कि अगर ये सड़क होती तो राहुल गांधी यूपी में 14 दिन चल रहे होते, केरल में नहीं। वास्तव में इस प्रश्न को थोड़ा और हिस्टोरिक वे में हम रखते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च जो किया वो देश के कोनों में किया, सुदूर पश्चिम में किया। कायदे से तो उन्हें सत्ता के सामने करना चाहिए था, दिल्ली में करना चाहिए था, लाल किले के सामने करना चाहिए था। पर क्या ऐसा संभव था? क्या वो मार्च हो पाता? क्या उस मार्च के जरिए जो जन संवाद वो पूरे देश को देना चाहते थे और पूरा देश जो उस मार्च को देख रहा था, क्या वो देख पाता? क्या वो मार्च पूरा होता उन परिस्थितियों में? ठीक वैसे ही परिस्थितियों में राहुल गांधी और कांग्रेस अपने आप को पाती है। वास्तव में राहुल गांधी केरल में ही 14 रोज नहीं चल रहे हैं, बल्कि केरल में उनको अपने कम्युनिस्ट साथियों पे भरोसा है कि वहाँ पे उनको चलने दिया जाएगा। तमिलनाडु पे भरोसा है कि उनको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कम से कम जो वो रास्ता तय करेंगे उससे जो जन संवाद होगा वो पूरे देश में कम से कम प्रचार प्रसार फैलेगा। नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया से तो कम से कम सोशल मीडिया और दूसरे जो सब्सक्रिप्शंस के मीडिया है उनके जरिए। दूसरा चीज़ ये है कि कौन व्यक्ति ये रास्ता तय कर रहा है और कितना लंबा तय कर रहा है। 3500 किलोमीटर की ये यात्रा है और वो वह व्यक्ति तय कर रहा है जिसने अपने दादी को, अपने पिताजी को, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री नहीं लोकप्रिय नेता भी थे, राजनीति में अपनी जान गंवा बैठे। इंदिरा गांधी जी उस समय तत्कालीन प्रमुख की खबर थी कि आप अपने गार्ड्स बदल लीजिए, लेकिन राजनीतिक मोरालिटी के कारण उन्होंने अपना गार्ड्स नहीं बदले। राजीव गांधी भी सुरक्षा की हिदायतों के बावजूद भी उन्होंने डायरेक्ट जन संवाद नहीं छोड़ा और इसकी कीमत भी दोनों लोगों ने चुराई। लेकिन जो हमारी देश की एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, गृह मंत्रालय है, उनकी रिपोर्ट्स भी थी, सब कुछ था और उनकी तरफ से काफ़ी इंतजाम भी थे। पर राजनीति में रिस्क लेना पड़ता है, उन्होंने रिस्क लिया और जान गंवाई। तो इस बार जो जिम्मेदारी है वो मुख्य रूप से एजेंसियों के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है, जो 118 लोग
चल रहे हैं उनको 1180 कार्यकर्ताओं का घेरा बनाना पड़ेगा और उन 11-12 घेरों में राहुल गांधी को रखना पड़ेगा। एक नज़र कार्यकर्ताओं की राहुल गांधी से मिलने वाले लोगों पर रखनी पड़ेगी, तो दूसरी नज़र धूल कंकड़ से लेकर अगल बगल की बिल्डिंग खिड़कियों तक और आसमान में उस जगह तक वो नज़र जहाँ तक उनकी रोशनी हो वहाँ तक रखनी पड़ेगी। रात में भी कुछ लोगों को जागना पड़ेगा। किस टेंट में, किस कंटेनर में वो सो रहे हैं उसकी भनक भी ज़्यादातर बाहर नहीं जानी चाहिए। और यहाँ तक कि 1-2 रोज़ का भी रूट नहीं, 1 हफ्ते या 10 रोज़ का जो भी रूट है उसकी सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा, उसके इनपुट्स स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एजेंसीज़ के साथ कार्यकर्ताओं को साझा करना पड़ेगा और अपने लेवल पे भी सुरक्षा के हर पुख्ता इंतज़ाम करने होंगे। तब जाकर जो उन्होंने अपने 2 परिवार के सदस्य खोए हैं, कम से कम ये राहुल गांधी, कम से कम हम उन्हें न खो पाएँ। कोई आदमी 3500 किलोमीटर की यात्रा सत्ता या पद के लोभ में ही नहीं करता है। अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनना होता तो यूपीए 1 और यूपीए 2 आसान रास्ता दिखाते तो वो कब का ही बन जाते। आज राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं तो ये कदम उठाना पड़ रहा है। और इस यात्रा के बाद हम देखेंगे कि ये मदर ऑफ ऑल यात्राएं होंगी। इस यात्रा के बाद देश में तमाम इतनी तरह की यात्राएं निकलेंगी जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। दलगत राजनीति से ऊपर केंद्रीय गृह मंत्रालय जो अमित शाह जी के नेतृत्व में है, उनको ख्याल रखना पड़ेगा कि यात्रा पूरी हो और सकुशल हो, अच्छे से हो। बीजेपी जो कि अपोजिट आइडियोलॉजी है, अपोजिट पार्टी है, वो पूरी कोशिश करेगी राजनीतिक तौर पे कि यात्रा के विरोधाभासों को जनता के सामने लाया जाए। वहीं कांग्रेस इस यात्रा से पॉजिटिव पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, कांग्रेस को अपनी प्रेस वार्ताओं में इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि बीजेपी जो भी या दूसरे जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं यात्रा पे प्रश्न उठा रहे हैं तो उन्हीं का प्रश्न का ही जवाब मेन रूप से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस न देती रह जाए, बल्कि नीतीश कुमार जी के आइडियोलॉजी पे चलना पड़ेगा कि कांग्रेस अपनी बात प्रेस वार्ता में ज़्यादा रखे, अपने पॉजिटिव्स को ज़्यादा रखने की कोशिश करे। और गोवा जैसे जो झटके हैं वो फ़िलहाल उन्हें आगे मिलते रहेंगे, अगली बारी महाराष्ट्र में हो सकती है, लेकिन कम से कम उनको राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में विशेष ध्यान रखना है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है उस पर कुछ लगाम भी रखी जाए। यात्रा के लिए विशेष शुभकामनाएँ और राहुल गांधी की सुरक्षा आम जन की जिम्मेदारी भी है और चिंता भी। धन्यवाद। थैंक यू सर।